दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। ये है एक खास शो, जोशीले किसानों के किस्से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ बिग एफएम पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी विरासत। बड़े शहर के छोटे से मकान से निकलकर गांव के उस खुले खुले मकान में आने की खुशी जीनत के चेहरे पर साफ दिखती थी। 12 साल की जीनत के लिए खुली हवा का मतलब मुंबई के 1 BHK की एक उदास खिड़की से दिखता मुट्ठी भर आसमान ही हुआ करता था। लेकिन जब से गांव आई थी, कभी बड़े से कच्चे आंगन में दौड़ लगाती, कभी क्यारियों में तरह तरह के फूलों को निहारती, कभी सीढ़ियों पर चढ़कर छत से दूर मिलते जमीन और आसमान को हैरानी से देखती। मम्मी देखिए ना, कितना प्यारा लग रहा है ना। वाओ, ऐसे तो टीवी में दिखाते हैं ना। जीनत को गांव में नए दोस्त भी मिल गए थे, जिनके साथ वो कभी गांव की पगडंडियों पर साइकिल चलाती, कभी किसी के बाग में बैठकर गुड्डे गुड़िया का खेल खेलती। जीनत की मां जरीना उसे देखकर खुशी से मुस्कुराती तो थी, लेकिन ये सोचकर उदास हो जाती कि जल्द ही उन्हें वापस शहर लौटना होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके में जीनत के पापा फिरोज कुछ दिन पहले ही मुंबई से अपने पुश्तैनी गांव लौटे थे। लॉकडाउन के दौरान बंद हुई तमाम फैक्ट्रियों में से एक कपड़ा फैक्ट्री वो भी थी जिसमें फिरोज सुपरवाइजर का काम करता था। मुश्किल माली हालत के बाद जब देने के लिए मकान का किराया भी नहीं बचा, तो पत्नी और बेटी के साथ फिरोज गांव चला आया। अब्बा के इंतकाल के बाद से उस बंद घर में लौटते हुए फिरोज बहुत रोया था, लेकिन उसे उम्मीद भी थी कि जल्दी ही फैक्ट्री वापस खुल जाएगी और वो वापस मुंबई लौट जाएगा। हर तीसरे दिन वो फैक्ट्री वाले बॉस को कॉल भी करता था, तो वो फोन नहीं उठाते थे। बात हुई क्या कुछ? जरीना फिरोज से पूछती तो वो झूठ कह देता, हाँ बात हुई ना, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, ईद से पहले हम वापस हो लेंगे। और हाँ, मैंने ट्रैक्टर के लिए भी बहुत से लोगों से कह रखा है, ये बिक जाए तो कुछ दिन तो काम चल ही जाएगा। फिरोज के अब्बा किसी जमाने में गांव के किसान थे। वो आसपास के किसानों को नए तरीके से खेती करने के गुर सिखाते थे, लेकिन फिरोज को लगता था कि खेती वेती फिजूल का काम है। फिरोज के जिद करके मुंबई जाने के बाद भी उन्होंने उसको कई कई बार समझाया, वापस अपने गांव में रहकर काम करने को कहा, लेकिन फिरोज को तो जैसे बड़े शहर की घुटन भरी जिंदगी की आदत हो गई थी। और जब उसके वालिद साहब ने आखिरी वक्त में भी अपनी थोड़ी बहुत जायदाद गरीब रिश्तेदारों में बांट दी, तो उसने घर न आने की कसम खा ली थी। उन्होंने वसीयत में फिरोज के हिस्से लिखा सिर्फ उनका ट्रैक्टर, वही लाल ट्रैक्टर जो घर के दरवाजे के किनारे धूल में पटा हुआ खड़ा रहता था, एक गुजर चुके पिता की भुला दी गई नसीहतों की तरह। पापा पापा देखिए ना, मैंने क्या रेसिपी ढूंढी है, इसे शीर कहते हैं। फिरोज के घर में दाखिल होते ही उसकी बेटी जीनत मोबाइल लिए उसकी तरफ दौड़ी। रास्तों की थकन, मुश्किलों की शिकन, जमाने की ठोकरें और फिक्र लिए पिताओं के चेहरे बेटियों की एक मुस्कुराहट से खिल ही जाते हैं। फिरोज भी जीनत के कंधों को पकड़कर मुस्कुराने लगा। अरे वाह, चलो तो फिर इस बार जब हम मुंबई में ईद मनाएंगे ना, तो तुम शीर बनाने में मम्मी की हेल्प करना, प्रॉमिस? जीनत के चेहरे की मुस्कुराहट सिकुड़ गई। उसे तो ये खुला खुला घर, खुले दिल वाले लोग, सब अच्छा लग रहा था। वो खामोश रह गई, फिर बोली, हम दादा की कब्र पे कब चलेंगे पापा? अब चलेंगे ना, चलेंगे, किसी दिन ले चलूंगा। अच्छा पानी ले आओ जरा मेरे लिए। वालिद साहब का जिक्र आते ही फिरोज इसी तरह असहज हो जाता था। मन की तहों में पिता के लिए गहरी नाराजगी थी जो अक्सर दिख जाती थी। वो अक्सर अपनी पत्नी जरीना से कहता था, अगर अब्बा महान बनने के लिए वो जमीन रिश्तेदारों को ना देते तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती, लेकिन हमारे हिस्से क्या आया, सिर्फ एक ट्रैक्टर ना। टूटे फूटे बावर्ची खाने में स्टोव से गैस भरती हुई जरीना ने
फिरोज की तरफ उदास नजर से देखा। दोनों की नजरें टकराईं और फिर फिरोज ने धीरे से ना में सर हिला दिया। मतलब साफ था, ट्रैक्टर के लिए अब तक कोई खरीदार नहीं मिला था। फिरोज ने तकरीबन पूरे गांव से कह रखा था कि उसको ट्रैक्टर बेचना है, लेकिन सभी का हाल फिरोज जैसा ही था। और फिर इलाके की ज्यादातर जमीन पथरीली थी। किसी जमाने में जमीन को मजदूरों की मदद से समतल करके खेती की जाती थी, लेकिन अब इतनी लागत के साथ खेती करने में मुनाफा निकालना बहुत मुश्किल था। फैक्ट्री में क्या बात हुई? कुछ उम्मीद है क्या? रात के सन्नाटे में जरीना ने पूछा। करवट लेकर लेटे फिरोज ने जवाब दिया, हाँ हाँ, बस जल्दी फैक्ट्री खुल जाएगी। बात हुई मेरी बॉस से, फिक्र मत करो, सो जाओ। बीच में सो रही जीनत पर हाथ वाला पंखा जलते हुए उसने आगे कहा, वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना ट्रैक्टर से खेती की कोशिश। अब्बा तो कहते थे ना कि दिमाग खराब है क्या? फिरोज ने करवट बदलते हुए कहा, जानती हो ना कि अपनी जो जमीन है वो कितनी पथरीली है। ये पुराना ट्रैक्टर उस पर चल भी नहीं पाएगा। और तुम काहे फिक्र कर रही हो? मैं कह तो रहा हूं ना कि सब ठीक हो जाएगा। फिरोज की उम्मीद जिंदा थी कि एक दिन फैक्ट्री दोबारा खुलेगी और वो शहर लौट जाएगा। हेलो जी सर, नमस्ते सर। अगली शाम मोबाइल पर बजी घंटी पर फिरोज ने देखा तो कॉल बॉस का था। लगा जैसे एक पल में सब कुछ मिल गया हो। जी सर, मैं ठीक हूँ जी। लेकिन बात करते करते चेहरे का रंग बदलने लगा। मुस्कुराहट की जगह गहरी उदास लकीरों ने ले ली। बॉस ने बताया कि फैक्ट्री का दोबारा खुलना फिलहाल बहुत मुश्किल है। उम्मीद ठहरे हुए समंदर की तरह होती है, ऊपर से थमी हुई, लेकिन नीचे गहराई में न जाने कितना कुछ दबा हुआ होता है। उस एक उम्मीद से कितनी उम्मीदों की गांठें बंधी होती हैं। किसी एक सपने का टूट जाना कई ख्वाबों का कत्ल होता है। फिरोज के ख्वाब भी टूट गए थे। अब सिवाय ट्रैक्टर के लिए जल्द से जल्द कोई खरीदार ढूंढने के कोई और चारा नहीं था। एक सुबह वो घर से बाहर आया तो सोचा ट्रैक्टर पर जमी धूल साफ कर दे। उसने कपड़ा लिया और ट्रैक्टर झाड़ने लगा। दोनों मडगार्ड्स, उसके मोटे और मजबूत पहिए, इंजन कवर, सीट और स्टीयरिंग पर हाथ फिराते हुए वो ट्रैक्टर चमकाने लगा। लेकिन इस दौरान एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उस ट्रैक्टर को देखते हुए उसे याद आया कि मुंबई जाने से पहले इसी ट्रैक्टर पर बैठकर पापा के साथ वो खेतों में जाता था। पापा जब किसानों की किसी बैठक में इसी ट्रैक्टर से जाते तो वो भी उनके साथ हो लेता। वहां वो उनको बोलते हुए सुनता, देखिए, अगर आप लोग आधुनिक तरीकों को नहीं अपनाएंगे तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। अरे नए तरीकों को सीखिए ना। रवायती खेती ठीक है, लेकिन नए तरीकों की जानकारी बहुत जरूरी है। वो किसानों को ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताते, नई तरह की खादों की जानकारी देते, ऑर्गेनिक खेती और पथरीली जमीन को समतल करके खेती लायक बनाने के बारे में भी जितने लोगों से हो सके बातें करते। खून के रिश्तों में नाराजगी महज वक्ती होती है। उस एक ट्रैक्टर के जरिए फिरोज के जहन में यादों के अनगिनत झरने फूटने लगे। याद आया कि इसी ट्रैक्टर पर बैठकर वो और उसके चचेरे भाई पापा के साथ ईद के दिन ईदगाह जाया करते थे और नमाज के बाद वो कब्रिस्तान में दादा की कब्र पर सलाम करते थे। गांव में इसी ट्रैक्टर से कई लोगों की बारात गई थी। वो अक्सर कहते थे, बेटा, इलाके की ज़मीन पथरीली है मानता हूँ, लेकिन अगर हम इस ज़मीन को खेती के लिए तैयार करेंगे तो हमको देख के बाकी किसान भी हिम्मत करेंगे, तभी तो पलायन रुकेगा ना। लेकिन तब फिरोज को इसकी फिक्र कहाँ थी। पर आज न जाने पापा की उस बात का असर था या जरीना की समझाई बात का कि वो कुछ देर कुछ सोचता रहा। फिर ट्रैक्टर स्टार्ट किया और जमीन की तरफ पहुंच गया। नामुमकिन कुछ नहीं होता, जरूरत सिर्फ बुलंद इरादों और एक मजबूत जोशीले साथी की होती है। फिरोज का साथी उसके पास था।
उसने उसी पथरीली जमीन की सतह पर ट्रैक्टर से खुदाई शुरू कर दी और कोई रास्ता भी कहाँ था उसके पास। अरे भाई देखो, फिरोज क्या कर रहा है वहां? गांव में बातें होने लगी। वो ट्रैक्टर चलाते हुए चढ़ाई पर जाता, ब्रेक लगाता और फिर पीछे बने लोहे के पंजों से जमीन पर वार करता तो पत्थर का सीना चीर कर नीचे की मिट्टी झांकने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन किसी सख्त मिजाज बाप का सीना हो, जो ऊपर से तो सख्त था लेकिन एक परत नीचे उसके अंदर शफकत और मोहब्बत का खजाना छिपा था। मम्मी देखिए, पापा ट्रैक्टर चला रहे हैं, देखिए देखिए ना। छत पर कच्ची मिट्टी से घरौंदे बना रही जीनत चीखी तो जरीना ने खिड़की से बाहर झांका। फिरोज ट्रैक्टर पर बैठा खेत से लौट रहा था। चेहरे पर थकान, कपड़ों पर धूल, लेकिन चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट भी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। या खुदा तेरा शुक्र है, जरीना नम आंखें लिए मुस्कुराई। फिरोज को आखिरकार रास्ता मिल गया था। अब वो रोजाना दुगने जोश, विरसे में मिली हिम्मत और उस शानदार ट्रैक्टर की मदद से खेत में काम करता। गांव के तमाम लोग कुछ दिन तो उसको हैरानी से देखते रहे और फिर कईयों ने उसी की तरह हिम्मत की और वो भी अपनी अपनी जमीनों को खेती लायक बनाने में जुट गए। इसके लिए फिरोज ने अपना ट्रैक्टर उन लोगों को इस्तेमाल करने दिया। वो दूसरे किसानों के लिए नई नई जानकारियां ढूंढता, इंटरनेट पर पढ़कर उन्हें आधुनिक खेती, नई टेक्नोलॉजी और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के तरीकों के बारे में बताता। पथरीली जमीन में पानी कैसे ठहरा रहे, कैसे कई कई तरह की पौधे एक साथ लगाकर जमीन का पोषण बचाए रखा जाए, ये सब वो उनको समझाता और खुद भी करता। बेटा, आजकल तुमको देखता हूं तो तुम्हारे वालिद साहब की याद आती है, एक किसान ने एक दोपहर फिरोज से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। माँ बाप हमेशा साथ रहते हैं। गुजर जाने के बाद वो हमारी आदतों, हमारी सोच, हमारी पसंद नापसंद सब जगह शामिल होते हैं। जरा देर लगती है लेकिन हम धीरे धीरे अपने पिता जैसा ही बन जाते हैं। फिरोज भी अपने बहुत अंदर अपने पिता को महसूस करने लगा था। महीने गुजरते रहे और पथरीली जमीन वाले उस इलाके में काम होता रहा। तमाम जमीनें आखिरकार खेती लायक बना ली गईं। फिरोज की जलाई हुई उस नामुमकिन सी लौ ने पलायन का अंधेरा झेल रहे उस पूरे इलाके को धीरे धीरे रोशन कर दिया। मंदसौर का वो इलाका अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था। एक ट्रैक्टर से शुरू हुई कहानी आज दर्जनों ट्रैक्टरों के जरिए लिखी जा रही थी। ईद मुबारक हो भाई, ईद मुबारक। उस दिन सफेद कुर्ता पैजामा पहने लोगों की कतार ईदगाह के दरवाजे से निकल रही थी। फिरोज भी उनमें शामिल था और साथ थी जीनत, नए कपड़े पहने और कंधे पर नया नया पर्स लटकाए। दादा को सलाम करें? फिरोज ने पूछा तो जीनत ने चमकती आंखों से हाँ में सर हिलाया। दोनों पास बने कब्रिस्तान में उस कब्र के पास पहुंचे जहां तमाम लोग फूल पत्तियां और अगरबत्ती सजा आए थे। कब्र के सरहाने बैठकर फिरोज मिट्टी को छूने लगा। उसकी आंखों से टपकते आंसू कब्रिस्तान की सूखी मिट्टी को नम करने लगे। तभी उसका फोन बजा। हेलो जी सर। जीनत समझ गई कि फोन बंबई से है। वो उदास हो गई। उसे नहीं जाना था उस बड़े सपनों के बड़े शहर के उस छोटे से मकान में। फिरोज के बॉस ने कहा, कंपनी दोबारा शुरू कर रहे हैं लेकिन तनख्वाह आधी मिलेगी, आना तो आ जाओ। फिरोज ने कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं सर, अब नहीं लौटना। अब तो जोश और होश यहीं खर्चा करेंगे, अपनी मिट्टी में। जीनत का चेहरा खुशियों के अनगिनत रंगों से छलक उठा। वो पापा के कंधे पर झुक गई। फिरोज ने आसमान की तरफ देखा। उसे यकीन था कि पापा जहां से भी उसे देख रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी विरासत।
अगले हफ्ते फिर मिलूंगा लेकर एक नई कहानी। यह है मेरा शो जोशीले किसानों के किस्से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ बिग एफएम पर। 92